जब हम इतिहास के बीते वक्त के पन्नों को पलटते हैं, तब न जाने कितने ही ऐसे सच सामने आते हैं जिनका चेहरा तो खूबसूरत होता है, पर उस चेहरे के पीछे छिपी कहानियाँ बेहद दर्दनाक होती हैं। ऐसा ही एक खूबसूरत चेहरा था जिसने न जाने कितनों को अपने हवस, लालसा और लालच का शिकार बनाया। उस खूबसूरत चेहरे का नाम था क्लियोपेट्रा। नमस्कार, मैं अभिषेक चौहान स्वागत करता हूँ ओझल के इस बेहद खूबसूरत सफ़रनामे में। क्लियोपेट्रा इतिहास में एक ऐसी रहस्यमय शख्सियत के रूप में दर्ज है जिनके रहस्य पर से पर्दा हटाने का सिलसिला शायद कभी नहीं थमेगा। उनके बारे में कहा जाता है कि वे जितनी सुंदर और खूबसूरत थी, उससे कहीं ज्यादा वह चतुर, षड्यंत्रकारी और क्रूर भी थी। उनके कई पुरुषों से संबंध थे। वे राजाओं और सैन्य अधिकारियों को अपनी सुंदरता के मोहपाश में बांधकर उनको ठिकाने लगाया करती थी। इतिहासकार कहते हैं कि उन्होंने एक सर्प से खुद को अपने वक्ष स्थल पर कटवाकर आत्महत्या कर ली थी, और कुछ कहते हैं कि उनकी मौत मादक पदार्थ के सेवन से हुई थी। क्लियोपेट्रा को दुनिया की सबसे अमीर और सुंदर औरत माना जाता है। वे 3 ताकतवर पुरुषों की प्रतिद्वंदी थी, जूलियस सीजर, मार्क एंथोनी और ऑक्टेवियन। जूलियस सीजर ने उन्हें मिस्र की रानी बनने में मदद की थी। अनेक कलाकारों ने क्लियोपेट्रा के रूप, रंग और उसकी मादकता पर कई चित्रकारी और मूर्तियां गढ़ी। साहित्य में वे इतनी लोकप्रिय हुई कि अनेक भाषाओं के साहित्यकारों ने उन्हें अपनी कृतियों में नायिका बनाया। अंग्रेजी साहित्य में 3 नाटककारों शेक्सपियर, ड्राइडन और बर्नार्ड शॉ ने अपने नाटकों में उनके व्यक्तित्व के कई पहलुओं का विस्तार किया। क्लियोपेट्रा पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। क्लियोपेट्रा का संबंध भारत से भी था। वे भारत के गरम मसाले, मलमल और मोती भरे जहाज सिकंदरिया के बंदरगाह में खरीद लिया करती थी। कहते हैं कि क्लियोपेट्रा को 5 भाषाओं का ज्ञान भी था और वह एक चतुर नेता थी। यही कारण था कि वे बहुत जल्दी से किसी से भी जुड़कर उसके सारे राज जान लिया करती थी, और इसी के चलते उनका सैकड़ों पुरुषों से संबंध था। अपने शासन और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्लियोपेट्रा को क्या कुछ नहीं करना पड़ा। कहते हैं कि क्लियोपेट्रा ने 51 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक मिस्र पर शासन किया। वह मिस्र पर शासन करने वाली अंतिम महारानी थी। वह अफ्रीकी, कॉकेशियस या यूनानी थी, इस पर आज तक शोध बरकरार है। कहते हैं कि जब क्लियोपेट्रा 17 वर्ष की थी, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की वसीयत के अनुसार उन्हें तथा उनके छोटे भाई टोलेमी दियोनिसस को संयुक्त रूप से राज्य प्राप्त हुआ, और वह मिस्री प्रथा के अनुसार अपने इस भाई की पत्नी होने वाली थी। लेकिन राज्याधिकार के लिए संघर्ष के परिणाम स्वरूप उन्हें राज्य से हाथ धोकर सीरिया भाग। क्लियोपेट्रा ने साहस नहीं खोया। उसी समय जूलियस सीजर अपने दुश्मन पोंपे का पीछा करता हुआ मिस्र आया। वहां उसने क्लियोपेट्रा को देखा और वह उसकी सुंदरता और मादक आंखों पर आसक्त हो गया। क्लियोपेट्रा की सुंदरता के जाल में फंसने के बाद वह उसकी ओर से युद्ध कर उसको मिस्र की रानी बनाने के लिए तैयार हो गया। जूलियस सीजर ने टोलेमी से युद्ध किया और टोलेमी मारा गया, और क्लियोपेट्रा मिस्र के राज सिंहासन पर बैठी। मिस्र की प्राचीन प्रथा के अनुसार वह अपने एक अन्य छोटे भाई के साथ मिलकर राज करने लगी, किंतु शीघ्र ही उसने अपने इस छोटे भाई को विष दे दिया। क्लियोपेट्रा के आदेश पर उसकी बहन अर्सिनोई की भी हत्या कर दी गई। माना जाता है कि रोमन सम्राट जूलियस सीजर की रखैल थी। उसके एक पुत्र भी हुआ, किंतु रोमनों को यह संबंध किसी प्रकार ना भाया। रोमन जनता इस संबंध का विरोध करती रही। माना जाता है कि रोमन शासक जूलियस सीजर के जनरल मार्क एंथोनी का क्लियोपेट्रा पर दिल आ गया था। वह उसकी सुंदरता से मदहोश हो चला था।
क्लियोपेट्रा को जब यह पता चला तो दोनों ने शीत ऋतु एक साथ अलेक्जेंड्रिया में व्यतीत की। कहते हैं कि एंथोनी से उनके 3 बच्चे हुए। दस्तावेजों से पता चलता है कि उन दोनों ने बाद में शादी भी की, हालांकि वे दोनों पहले से ही विवाहित थे। एंथोनी के साथ मिलकर उसने मिस्र में अपने संयुक्त रूप से सिक्के भी ढलवाए थे। 44 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर की हत्या के बाद उसके वारिस गाइस ऑक्टेवियन सीजर का एंथोनी ने जब विरोध किया तो उसके साथ क्लियोपेट्रा भी थी। दोनों ने मिलकर रोमन साम्राज्य से टक्कर लेने की योजना बनाई, लेकिन दोनों को ऑक्टेवियन की फौजों से पराजित होना पड़ा। क्लियोपेट्रा अपने 60 जहाजों के साथ युद्ध स्थल से सिकंदरिया भाग गई। एंथोनी भी उसके पीछे पीछे भागकर उससे आ मिला। बाद में ऑक्टेवियन के कहने पर क्लियोपेट्रा ने एंथोनी को धोखा दिया। क्लियोपेट्रा ऑक्टेवियन को भी अपने रूप जाल में फांस कर खुद की जान बचाने फिर से मिस्र की सत्ता प्राप्त करने की योजना पर कार्य कर रही थी, किंतु जनश्रुति के अनुसार ऑक्टेवियन क्लियोपेट्रा के रूप जाल में नहीं फंसा और उसने उसकी एक डंक वाले जंतु के माध्यम से हत्या कर दी। तब वह 39 वर्ष की थी। लेकिन क्या यह सच है? क्लियोपेट्रा की मौत के बाद मिस्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि उसने एंथोनी को धोखा नहीं दिया। उसने एंथोनी के सामने ही सर्प से डंक लगवाकर आत्महत्या कर ली थी, और जब एंथोनी ने देखा कि क्लियोपेट्रा मर गई है तब उसने भी आत्महत्या कर ली। जर्मनी के एक शोधकर्ता ने दावा किया है कि प्राचीन मिस्र की विख्यात महारानी क्लियोपेट्रा की मौत सर्पदंश से नहीं बल्कि अधिक मात्रा में मादक पदार्थों के सेवन से हुई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ ट्राइबर के इतिहासकार और प्रोफेसर क्रिस्टोफ शेफर ने अपने आधुनिक शोध में दावा किया है कि अफीम और हेमलॉक के मिश्रण के सेवन की वजह से उनकी मौत हुई। क्लियोपेट्रा का निधन अगस्त 30 ईसा पूर्व में हुआ था और हमेशा से यही समझा जाता रहा है कि उनकी मौत कोबरा सांप के काटने से हुई। एक समाचार पत्र के अनुसार महारानी क्लियोपेट्रा अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी और इस बात की संभावना कम ही है कि उसने मौत के इंतजार में खुद को बदसूरत बनने दिया होगा। उन्होंने बताया कि क्लियोपेट्रा ने संभवतः अफीम, हेमलॉक और अन्य पदार्थों के मिश्रण का सेवन किया होगा। उस काल में इस घोल को चंद घंटों के भीतर पीड़ा रहित मृत्यु के लिए पिया जाता था, जबकि सर्पदंश की स्थिति में कई बार प्राण निकलने में कई दिन लग जाते थे। लंबे समय से यह माना जाता रहा है कि मिस्र की पूर्व रानी की यूनानी मूल की थी, लेकिन विशेषज्ञों ने उनकी बहन के अवशेषों के आधार पर यह पता लगाया कि उनके भाई बहन आधे अफ्रीकी थे। इसका मतलब क्लियोपेट्रा यूनानी कॉकेशियन नस्ल की नहीं बल्कि आधी अफ्रीकी थी। इतिहास में क्लियोपेट्रा का जिक्र बेहद खूबसूरत यौवना के तौर पर किया जाता है और इसके लिए वे गधी के दूध का इस्तेमाल करती थी। वे नहाने के लिए हर रोज करीब 700 गधी का दूध मंगाती थी। क्लियोपेट्रा मिस्र की आखिरी रानी थी जिसने लगभग 40 सालों तक मिस्र पर राज किया। दुनिया भर में अगर किसी रानी के बारे में सबसे ज़्यादा लिखा गया है तो वो क्लियोपेट्रा है। अगर किसी पर सबसे ज़्यादा नाटक लिखे गए या फिल्में बनाई गईं तो वह क्लियोपेट्रा। कहते हैं कि क्लियोपेट्रा की खूबसूरती की तुलना आज तक कोई नहीं कर सका। वो जब बात करती थी तो लोग सम्मोहित हो जाते, वो देख भर लेती तो पुरुष वासना से भर उठते। लेकिन इन सब से ऊपर, बहुत ऊपर क्लियोपेट्रा एक फेरो थी, एक रानी, एक चालाक कूटनीतिज्ञ जिसे 9 भाषाएं आती थीं और गणित में अच्छों को मात दे सकती। तो मुझे आशा है कि ओझल के इस सफरनामे को आपने पसंद किया हो। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको इतिहास के पन्नों की ऐसी ही कई खूबसूरत कहानियों और उन कहानियों से रूबरू करा पाएं जो आज ओझल हो चुकी हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।